उस दिन मेरे भाई और मुझे फैसला करना था कि हम दोनों में से कौन किस माता पिता के साथ रहेगा। ह्यूगो ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने सीधे पापा को चुना जो एक फैक्ट्री ओनर थे, और मैं माँ के साथ रह गया जिनके पास कोई नौकरी नहीं थी। हम दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि सिर्फ 1 महीने बाद पापा की फैक्ट्री बैंकरप्ट हो जाएगी। ह्यूगो अपने पिता के साथ कर्ज वसूलने वालों से बचता हुआ सड़कों पर भटकने लगा। वहीं दूसरी तरफ माँ ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली और मैं उनके साथ लग्जरी लाइफ जीने लगा। मुझे इतनी अच्छी जिंदगी जीते देखकर ह्यूगो से सहन नहीं हुआ। जलन में अंधा होकर उसने अपनी कार सीधे मेरी तरफ मोड़ दी, और फिर जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो पता चला कि मेरा रीबर्थ हो चुका था। मैं उसी दिन वापस आ गया था जिस दिन मेरे माता पिता का डाइवोर्स हुआ था और हम दोनों भाइयों को अलग किया गया था। तभी जेराल्ड ने बिल्कुल वही बात कही जो पिछली जिंदगी में कही थी। फैक्ट्री का बिजनेस अभी बहुत खराब चल रहा है, मैं सिर्फ एक बच्चे का खर्च उठा सकता हूँ। लियाम कमजोर है और हमेशा बीमार रहता है, वह तुम्हारे साथ जाएगा। ह्यूगो ताकतवर है, वह मेरे साथ रहेगा और फैक्ट्री में मेरा हाथ भी बटाएगा। जेराल्ड की नजरें इधर उधर घूम रही थी। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम में से किसी की आंखों में देखकर बात कर सके। माँ ने ताना मारते हुए कहा, जेराल्ड तुमने तो सब पहले से प्लान कर रखा था, है ना? मैंने सुना है कि तुम्हारी फैक्ट्री जल्द ही रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए खरीदी जाने वाली है। तुम ह्यूगो को अपने पास रखना चाहते हो ताकि कॉम्पेंसेशन का सारा पैसा खुद रख सको और इस बीमार बच्चे को मेरे ऊपर छोड़ दो। सुन लो, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ह्यूगो को अपने साथ ले जाऊंगी। लियाम तुम्हारे पास रहेगा। पिछली जिंदगी में यहीं से सब कुछ बिखर गया था। दोनों मुझे एक दूसरे की तरफ धकेल रहे थे। कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। दोनों की पहली पसंद सिर्फ एक थी, चालाक, स्मार्ट और सबका दिल जीत लेने वाला ह्यूगो। और मैं जैसे कोई बेकार चीज हूँ। आखिर में मुझे माँ के साथ भेज दिया गया। उधर पापा ने फैक्ट्री का कॉम्पेंसेशन मनी मिलते ही सीधे जुए के अड्डे का रास्ता पकड़ लिया और एक एक पैसा हार गए। इधर माँ ने तलाक के कुछ समय बाद ही शहर के सबसे ताकतवर फाइनेंशियल एम्पायर के मालिक विक्टर से शादी कर ली। तभी बहस के बीच एक आवाज गूंजी, मैं माँ के साथ जाऊंगा, मुझे कोई मत रोको। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। सबके चेहरे पर साफ हैरानी थी। क्या सबसे छोटा बेटा हमेशा पापा का सबसे प्यारा नहीं होता? ह्यूगो ने जेराल्ड की तरफ नफरत भरी नजर डाली, फिर तुरंत मुस्कुराते हुए माँ की तरफ मुड़ा। माँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा। माँ यानी विवियन कुछ पल के लिए चुप रह गई, फिर धीरे से बोली, ठीक है, ह्यूगो मेरे साथ जाएगा, लियाम तुम्हारे साथ रहेगा। जेराल्ड, हम दोनों एक एक बच्चे को रखेंगे और आज के बाद हम कभी एक दूसरे की जिंदगी में वापस नहीं आएंगे। जेराल्ड कुछ कहना चाहता था, तभी मैंने कहा, पापा मैं आपके साथ चलूंगा। ह्यूगो खुशी से अंदर ही अंदर उछल पड़ा। आखिर सब कुछ उसकी प्लानिंग के मुताबिक हो गया था। फिर वह नकली चिंता दिखाते हुए मेरी तरफ मुड़ा, लियाम मुझे गलत मत समझना, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्हें किसी का साथ चाहिए। तुम बड़े भाई हो, बस इस बार पापा के साथ चले जाओ, ठीक है? जब मैं बड़ा होकर सफल हो जाऊंगा तब। मैं उसकी वही घमंडी स्माइल देख रहा था। मेरी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक उतर आई। पिछली जिंदगी में जब तुमने अपनी कार से मुझे कुचल कर मार डाला था तब भी तुम्हारे चेहरे पर यही मुस्कान थी। इस बार मैं तुम्हारी इच्छा पूरी होने से कैसे रोक सकता हूँ? बाहर की दुनिया में विक्टर खुद को एक सभ्य जेंटलमैन दिखाता था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वह मानसिक रूप से बेहद साइकोपैथ था। उसे दूसरे पुरुषों से अजीब तरह की नफरत थी। पिछली जिंदगी में मैं किसी तरह जिंदा रहा, सिर्फ उसकी मौत देखने तक। इस बार उम्मीद है ह्यूगो तुम्हारी हड्डियां भी तुम्हारी जुबान जितनी मजबूत हो। मैं शांत आवाज में बोला, कोई बात नहीं, अगर ह्यूगो इतना ही माँ का भक्त है तो वही माँ का ख्याल रखिए। अब जल्दी से डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर कर दो। विवियन को डर था कि कहीं जेराल्ड अपना फैसला न बदल दे। उन्होंने तुरंत तलाक के पेपर्स उठाए, फौरन सिग्नेचर किए और ह्यूगो का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। जाते जाते ह्यूगो ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और होंठ हिलाकर कहा, गरीब, लूजर। जेराल्ड कुछ देर तक तलाक के पेपर्स को घूरता रहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, क्या देख रहा है मनहूस? मेरी पूरी जिंदगी बदकिस्मती में बीती है, अब तेरे जैसे बोझ को भी मुझे ही पालना पड़ेगा। इतना कहकर वह गुस्से में बाहर निकल गया। चल पीछे, क्या तुझे गोद में उठाकर ले जाऊं? मैं उसकी झुकी हुई लेकिन तेज चाल को देखता रहा। मैं जेराल्ड को अच्छी तरह जानता था, लेकिन ह्यूगो अपनी सारी चालाकी के बावजूद एक बहुत बड़ी बात नहीं जानता था। पिछली जिंदगी में जेराल्ड सच में बैंकरप्ट हो गया था, लेकिन 5 साल बाद उसकी किस्मत बदल गई। एक रात जब वह शराब पीकर घर लौट रहा था, उसे सड़क किनारे एक महिला गिरी हुई मिली। उसे हार्ट अटैक आया था। जेराल्ड ने बिना कुछ सोचे उसकी जान बचा ली। वह महिला थी सेरेना। भविष्य में वही नोवाटेक ग्रुप की चेयरवुमन बनी, एक ऐसी बिलियनर जिसने अपनी मेहनत से पूरा बिजनेस एम्पायर बनाया। पिछली जिंदगी में उस समय जेराल्ड के साथ ह्यूगो था, लेकिन ह्यूगो ने सेरेना के संघर्ष के दिनों का मजाक उड़ाया, उसकी खराब सेहत और छोटे स्टार्टअप को हमेशा नीचा दिखाया। इतना ही नहीं, उसने सेरेना की इमरजेंसी हार्ट मेडिसिन तक चुरा ली और उन्हें बेचकर गेम खेलने के लिए पैसे जुटाए। सेरेना यह सब कभी नहीं भूली। उसने जेराल्ड और ह्यूगो दोनों से सारे रिश्ते खत्म कर दिए, बस थोड़ा सा पैसा देकर हमेशा के लिए चली गई। लेकिन वे दोनों कभी नहीं समझ पाए कि सेरेना को सिर्फ अपनी जान बचाने वाला इंसान नहीं चाहिए था, उसे एक परिवार चाहिए था। ऐसा इंसान जो सच में उसे समझे और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहे। वह जगह कभी तुम्हारी थी ही नहीं ह्यूगो, वह मेरी है। मैं जेराल्ड के पीछे पीछे उसके छोटे से 1 रूम फ्लैट में पहुंचा। फर्श पर खाली बियर की बोतलें और खाने के डिब्बे बिखरे पड़े थे। पूरा कमरा बदबू से भरा हुआ था। जेराल्ड ने मुझे स्टोर रूम में धकेल दिया। कमरा इतना छोटा था कि उसमें सिर्फ एक छोटी चारपाई आ सकती थी। फिर वह खुद सोफे पर बैठ गया, मोबाइल
निकाला और किसी को कॉल किया। अरे ओल्ड वॉन्ग, आज रात एक आदमी कम है, जल्दी यहाँ आ जा। कॉल खत्म होते ही उसकी आंखों की उदासी गायब हो गई। उसकी जगह जुए के नशे में डूबे आदमी वाली पागल चमक वापस आ गई। उसने पूरे कमरे में छिपे सारे पैसे ढूंढकर इकट्ठा कर लिए। मैंने पूछा, पापा आप कहीं जा रहे हैं? वह झल्ला कर बोला, तुझे उससे क्या मतलब? अगर भूख लगे तो फ्रिज में नूडल्स रखे हैं। इतना कहकर उसने लोहे का दरवाजा जोर से बंद किया और बाहर चला गया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। जाओ, सब कुछ हार आओ, क्योंकि अगर तुम पूरी तरह बर्बाद नहीं होगे तो अपनी हताशा मिटाने के लिए उस सड़क किनारे वाले ओल्ड जंग बारबेक्यू तक कभी नहीं पहुंचोगे और हमारी जिंदगी भी कभी नहीं बदलेगी। मैंने घर साफ करने की भी जरूरत नहीं समझी, सीधे हॉल में गया और उस दिन का अखबार उठाकर आखिरी पेज खोल लिया। वहां एक छोटी सी खबर छपी थी जिसे ज्यादातर लोग शायद नजरअंदाज कर देते। नोवेटेक कंपनी दिवालिया होने की कगार पर। सेल्फ मेड बिजनेस वुमन सेरेना सु भरोसे के संकट में। कई इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा वापस निकाल लिया। मैंने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। शाम के 5:30 बज चुके थे। पिछली जिंदगी की यादों के मुताबिक आज शाम लेनदारों से बचने के लिए सेरेना चुपचाप अकेली बाहर निकलेगी और ओल्ड जंग बारबेक्यू में बैठकर शराब के सहारे अपना दुख भुलाने की कोशिश करेगी। मैं बाथरूम गया, चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे और आईने में खुद को देखते हुए धीरे से बोला, पापा जब आपको जुए का इतना ही शौक है तो आज आपका बेटा आपको आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खिलाने वाला है, जिसकी कीमत होगी 20 साल तक खड़ा रहने वाला एक बिजनेस एम्पायर। मैं शहर के ईस्टर्न हिस्से में बने ओल्ड जंग बारबेक्यू पहुंचा, लेकिन अंदर नहीं गया। मैं सड़क के कोने में अंधेरे में खड़ा होकर इंतजार करने लगा। आज जेराल्ड की किस्मत बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी। शाम होने से पहले ही उसे जुए के अड्डे से बाहर निकाल दिया गया। अब वह दुकान के सबसे कोने वाली मेज पर बैठा था। उसके सामने सबसे सस्ती शराब की बोतल और मूंगफली की एक छोटी प्लेट रखी थी। वह बड़बड़ाया, सब उस मनहूस की वजह से हुआ है। डाइवोर्स होते ही मेरी किस्मत खराब हो गई। तभी एक काली ओंडिये 6 धीरे धीरे आकर सड़क किनारे रुकी। दरवाजा खुला और एक महिला बाहर उतरी। वह सीधे कोने की खाली मेज पर जाकर बैठ गई। उसने वेटर से कहा, 10 मटन सीख कबाब और एक बियर। मैंने आंखें सिकोड़ ली। आ गई, लेकिन मैं सीधे उसके पास नहीं जा सकता था। इस वक्त सेरेना बहुत सतर्क थी। अगर कोई जानबूझकर उसके करीब जाता तो वह तुरंत समझ जाती कि उसके पीछे कोई मकसद है। सबसे अच्छा तरीका यही था कि जेराल्ड खुद उससे टकराए और सच में टकराए। मैं घबराने का नाटक करते हुए दौड़कर जेराल्ड के पास पहुंचा। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घर की पानी की पाइप फट गई है। मुझे देखते ही जेराल्ड भड़क गया। तो फट गई तो मैं क्या करूं? निकम्मे। वह कुर्सी से उठा और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मैं जानबूझकर पीछे हट गया, लेकिन मैंने पहले ही हिसाब लगा लिया था कि किस तरफ हटना है। उसका थप्पड़ हवा में रह गया। उसका पैर स्टूल में फंस गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। वह पीछे की तरफ लड़खड़ाया और सीधे उस महिला से टकरा गया जो हाथ में बियर लेकर आ रही थी। वह थी सेरेना। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। जेराल्ड पूरी ताकत से उसे टकराया। पहले से ही कमजोर सेरेना का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसने तुरंत अपनी छाती पकड़ ली और दर्द से झुक गई, लेकिन जेराल्ड फिर भी चिल्लाया, अरे देखकर नहीं चल सकती? मेरी कमर तोड़ दी, अब पैसे निकाल। आसपास बैठे लोग भी इकट्ठा हो गए। सब अपनी अपनी बातें करने लगे। सेरेना की सांसें तेज हो गईं। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने कांपते हाथ से अपना बैग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जेराल्ड ने अपना पैर उसके बैग पर रख दिया ताकि खुद को पीड़ित साबित कर सके। नशे में धुत जेराल्ड पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। उसी वक्त जब सेरेना की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह बेहोश होने वाली थी, मैंने जोर से जेराल्ड को धक्का दिया। उसके ऊपर से हटिए। जेराल्ड गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा। नालायक, तूने मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे की? मैं तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। सेरेना का बैग अपनी तरफ खींचा, साइड वाली जेब खोली और बिना देर किए इमरजेंसी मेडिसिन निकाल ली। मैंने दवा उसके मुंह में रखी और उसकी पीठ को सहारा देते हुए धीरे से कहा, अब आप ठीक हो जाएंगी, दवा अभी असर करेगी, बस गहरी सांस लीजिए। धुंधली नजरों के बीच सेरेना ने एक लड़के का चेहरा देखा। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थीं। उस पल आसपास का सारा शोर जैसे गायब हो गया। उसे सिर्फ मेरे हाथों की गर्माहट महसूस हो रही थी। कुछ मिनट बाद उसकी छाती का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? मैंने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, वो शराबी आदमी मेरे पिता हैं। आज आपके इलाज का पूरा खर्च मैं दूंगा। ये सुनते ही जेराल्ड फिर उसकी तरफ बढ़ा। मैंने उसका रास्ता रोक दिया और उसे पीछे धकेल दिया। इसके बाद मैं सेरेना को हॉस्पिटल ले गया। जब उसे होश आया तो मैंने कहा, डॉक्टर ने बताया है कि आपको कार्डियक सिंकोप, ज्यादा थकान और लो ब्लड शुगर, तीनों दिक्कतें एक साथ हुई थी। अच्छी बात यह रही कि इमरजेंसी मेडिसिन समय पर मिल गई। अगर कुछ मिनट और देर हो जाती तो इस समय आप आईसीयू में होती। सेरेना ने मुझे गौर से देखा, फिर ठंडी आवाज में पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? मैंने जवाब दिया, नशा उतरने के लिए पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। वह कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर बोली, तुम्हें डर नहीं लगता कि बाद में वो तुमसे बदला लेगा? मैं मुस्कुराया। उस पर बहुत लोगों का कर्ज है। इस वक्त मैं ही उसका एकमात्र सहारा हूँ। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। फिर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन सेरेना, इस समय आपको नोवेटेक की कैश प्रॉब्लम की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए।
है। जब आप बेहोश थी तब आपका फोन लगातार बज रहा था। उसकी आंखें तुरंत तेज हो गईं। तुमने मेरा फोन देखा? तुम्हें किसने भेजा है? मैंने अपने बैग से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। मेरा नाम लियाम है, मुझे किसी ने नहीं भेजा, लेकिन अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दें तो मैं आपकी सप्लायर प्रॉब्लम का ऐसा हल बता सकता हूँ जिससे हालात और खराब होने से पहले संभल जाएंगे। सेरेना ने कागज खोला। उसकी आंखें फैल गईं। उसमें कोई बड़ा बिजनेस मॉडल नहीं था, सिर्फ एक आसान सा सप्लाई चेन डायग्राम बना हुआ था जिस सॉल्यूशन को ढूंढने में उसे पिछली जिंदगी में पूरे 3 महीने लग गए थे। आज मैंने वही जवाब पहले से तैयार करके उसके सामने रख दिया था। मैंने शांत आवाज में कहा, टाइटान ग्रुप ने आपके मैन पार्ट्स की सप्लाई रोक दी है, लेकिन वो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स का रास्ता कभी नहीं रोक सकते। अभी तुरंत उन सभी को ऑर्डर दे दीजिए और उनसे वादा कीजिए कि भविष्य में उन्हें कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। सेरेना ने मेरी बात बीच में ही रोक दी। आखिर तुम चाहते क्या हो? पैसे या अपने पिता की जेल की सजा कम करवाना चाहते हो? मैंने शांत आवाज में कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी टीम में एक जगह चाहिए। सेरेना, मुझे नोवेटेक के भविष्य पर पूरा भरोसा है। मैं ये प्लान और आने वाले 4 साल की अपनी मेहनत सब आपको दे सकता हूँ। बदले में मुझे सिर्फ कंपनी के 5% शेयर्स चाहिए, जिसे इस समय हर कोई बेकार समझ रहा है। सेरेना मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैं पागल हो गया हूँ। उसकी नजर में ये बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन जब उसने मेरी आंखों में देखा तो उसे वहां सिर्फ एक जिद्दी लड़का नहीं दिखा, उसे दिखा अटूट आत्मविश्वास, बड़ी सोच और जीतने का पूरा भरोसा। बहुत समय बाद उसे किसी के साथ अजीब सी सुरक्षा महसूस हुई। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, डील मंजूर है, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ कोई चाल चली तो मैं तुम्हें इस दुनिया में जन्म लेने पर पछताने पर मजबूर कर दूंगी। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर एक आलीशान हवेली की सीढ़ियों से एक आदमी नीचे उतरा। गुड इवनिंग मिस्टर विक्टर, ह्यूगो ने सम्मान से कहा। पिछली जिंदगी में ह्यूगो जानता था कि विक्टर बहुत अमीर है, लेकिन क्योंकि वह ज्यादातर समय जेराल्ड के साथ रहता था, इसलिए दोनों की कभी ज्यादा मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आज सामने खड़े होकर उसे पहली बार महसूस हुआ कि विक्टर की मौजूदगी ही इतनी भारी थी कि उसके सामने सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। विक्टर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, वह सीधे बार काउंटर पर गया, अपने लिए रेड वाइन का एक गिलास भरा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो यही है वह आज्ञाकारी लड़का जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। विवियन तुरंत आगे बढ़ी। जी यही है, ह्यूगो बहुत अच्छा बच्चा है। ह्यूगो ने झुककर कहा, मिस्टर विक्टर, अब से मैं आपके मार्गदर्शन में रहूंगा। विक्टर के चश्मे के पीछे उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभरी। वह बोला, पहला नियम, इस घर में चलते समय तुम्हारे कदमों की आवाज 30 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा नियम, हर सुबह और हर शाम तुम इस ड्राइंग रूम में घुटनों के बल बैठकर 30 मिनट तक बिना हिले रहोगे। तीसरा नियम, मेरी अनुमति के बिना तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगे। ह्यूगो पूरी तरह हैरान रह गया। ये कैसे नियम है? ये घर नहीं, एक जेल है। विक्टर की आवाज अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। कोई दिक्कत है? विवियन ने घबराकर ह्यूगो को इशारा किया। जो कह रहे हैं वही करो, विरोध मत करना। ह्यूगो ने डरते हुए कहा, ना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। गुड। विक्टर सेटिस्फाई होकर मुस्कुराया। फिर उसने विवियन से कुछ लाने को कहा, कुछ ऐसा जिसे सुनते ही विवियन का चेहरा उतर गया। फिर भी वह कांपते हुए अंदर चली गई। करीब 10 मिनट बाद वह वापस आई। उसके हाथ में खाने की प्लेट नहीं थी, बल्कि एक लंबा पतला चांदी जैसा चमकता हुआ विप और शुद्ध सोने का बना कॉलर था। विक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, इससे पहन लो। इस घर में इनाम मिलने से पहले आज्ञा मानना सीखना पड़ता है। ह्यूगो ने डरकर विवियन की तरफ देखा। विवियन ने धीरे से कहा, बस उनकी बात मान लो, यही उनका सिखाने का तरीका है। ये तुम्हारी भलाई के लिए है। ह्यूगो जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। उसी पल उसे समझ आ गया कि वह कहाँ आ गया है। ये कोई घर नहीं था, एक मॉन्स्टर का पिंजरा था। वह तुरंत मुड़ा और भागने लगा। पिछली जिंदगी में ह्यूगो ने सिर्फ लियाम की शानदार जिंदगी देखी थी, लेकिन उसने कभी ये नहीं जाना कि उन महंगे सूट्स के नीचे उसके पूरे शरीर पर पुराने जख्मों के निशान छिपे थे। विक्टर को कभी बेटे की जरूरत नहीं थी, उसे चाहिए था एक ऐसा इंसान जिसे वह पूरी तरह अपने कंट्रोल में रख सके और धीरे धीरे उसे तोड़ दे। और विवियन इस हवेली में अपनी जगह बचाने के लिए बहुत पहले ही उसकी साथी बन चुकी थी। अगले ही पल विक्टर का विप हवा को चीरता हुआ सीधे ह्यूगो की पिंडली पर पड़ा। ह्यूगो दर्द से चीख पड़ा और जमीन पर गिर गया। विक्टर ने अपना जूता उसके हाथ पर रख दिया, फिर बोला, भागना चाहते हो? जिस पल तुम इस घर में आए हो, अब यहाँ से बाहर सिर्फ एक ही तरह निकलोगे, ताबूत में। तब तक तुम मेरे कुत्ते हो। उस रात पूरी हवेली में बस ह्यूगो की दबी हुई सिसकियां ही सुनाई देती रहीं। 3 दिन बाद जेराल्ड डिटेंशन सेंटर से बाहर निकला। वह पहले से काफी दुबला लग रहा था, लेकिन बाहर उसका इंतजार वह कमजोर और बीमार लियाम नहीं कर रहा था जिसे वह जानता था। उसके सामने एक काली ऑनडिए 6 खड़ी थी। मैं आगे वाली सीट पर बैठा था। मेरे चेहरे पर वही शांति थी, लेकिन मेरे पूरे व्यक्तित्व में बदलाव आ चुका था। मेरे आसपास का माहौल ही अलग महसूस हो रहा था। जेराल्ड मुझे हैरानी से देखने लगा। ये कार किसकी है? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं कोई इल्लीगल काम तो नहीं कर रहे? मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक डॉक्यूमेंट उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसमें साफ लिखा था, मैं उसका पूरा कर्ज चुका दूंगा, बदले में वह अपना आईडी कार्ड और फैमिली रजिस्टर मुझे सौंप देगा। आज के बाद वह मेरी इजाजत के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लेगा और जिंदगी में दोबारा कभी जुआ नहीं खेलेगा। जेराल्ड गुस्से से बोला, बहुत अकड़ आ गई है तुझ में। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस बॉडीगार्ड ड्राइवर पर पड़ी जिसे सेरेना ने मेरी सिक्योरिटी के लिए भेजा था, उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। उसने बिना कुछ बोले डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया। इसके बाद मैंने जेराल्ड को सेरेना की एक पुरानी प्रॉपर्टी में रहने भेज दिया। अब उसका रोज का काम था घर का सामान खरीदना
और खाना बनाना। उधर मैंने खुद को स्टडी रूम में बंद कर लिया और पूरी ताकत से नोवेटेक को दोबारा खड़ा करने में लग गया। मैंने तुरंत कई छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स से कांटेक्ट किया और उनसे उन पार्ट्स का प्रोडक्शन शुरू करवाया जिनकी सप्लाई दुश्मन कंपनियों ने रोक दी थी। साथ ही पिछली जिंदगी में सीखा हुआ फाइनेंशियल नॉलेज इस्तेमाल करके मैंने कंपनी के अकाउंट्स की एक एक लाइन चेक की और हर उस कमी को बंद कर दिया जिसका फायदा उठाकर अंदर बैठे गद्दार कंपनी का पैसा चुरा रहे थे। सिर्फ कुछ ही दिनों में सेरेना का मेरे लिए नजरिया पूरी तरह बदल गया। पहले उसे मुझ पर शक था, फिर वह हैरान हुई और धीरे धीरे उसे मेरी आदत पड़ गई। अब उसे समझ आ चुका था कि मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी और फाइनेंस ही नहीं समझता, मैं लोगों के दिमाग भी एक एक्सपर्ट सर्जन की तरह पढ़ सकता हूँ। उसने अपनी पूरी जिंदगी में मेरे जैसा इंसान कभी नहीं देखा था। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं चली। एक हफ्ते बाद जब विक्टर बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था और विवियन ब्यूटी सैलून गई हुई थी, तभी ह्यूगो को आखिरकार वहां से भागने का मौका मिल गया। ह्यूगो किसी तरह उस हवेली से भाग निकला। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे, कपड़े फटे हुए और गंदे थे। उसने विवियन के कुछ पैसे चुराकर जेब में भर लिए थे। फिर वह सीधे मेरे और जेराल्ड के पास आ गया। वह किसी भी कीमत पर चाहता था कि हम उसे फिर से अपने साथ रख लें। उसी शाम नोवेटेक के संकट से बाहर आने की खुशी में एक सेलिब्रेशन डिनर रखा गया था। हम एक शानदार सी फूड रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे। तभी ह्यूगो ने हमारा रास्ता रोक लिया। उसने एक गंदी सी हुडी पहन रखी थी, बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे, आंखें धंसी हुई थीं। उसे देखकर कोई भी कह देता कि वह कई दिनों से सड़कों पर भटक रहा है। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं साफ सुथरे कैजुअल सूट में पूरी शांति से सेरेना के पास खड़ा था। यह देखकर ह्यूगो की आंखों में जलन साफ दिखाई देने लगी। वह गुस्से में मेरी तरफ दौड़ा। तुमने मुझे फंसाया। तुम पहले से जानते थे कि वह आदमी मॉन्स्टर है ना? मैंने बिना कोई भाव बदले उसकी तरफ देखा, फिर शांत आवाज में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। वह रास्ता तुमने खुद चुना था, अब चाहे वही रास्ता तुम्हें बर्बाद कर दे, उसे पूरा भी तुम्हें ही करना होगा। मेरी बात सुनते ही वह और भड़क गया। वह तुरंत सेरेना की तरफ मुड़ा। इन दोनों की बातों में मत आइए। यह बूढ़ा आदमी जुआरी है और ये लड़का बहुत बड़ा धोखेबाज है। दोनों सिर्फ आपके पैसों के पीछे हैं। लेकिन इस बार ना मैंने कुछ किया और न ही जेराल्ड ने। इस बार आगे बढ़ी सेरेना। उनका चेहरा बिल्कुल ठंडा था। उन्होंने बिना कुछ बोले पूरा हाथ घुमाकर ह्यूगो के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर उन्होंने ठंडी नजर से जेराल्ड की तरफ देखा। तो यही वह बेटा है जिसे तुम्हारी एक्स वाइफ अपने साथ ले गई थी? शराबी तमीज नहीं है। थप्पड़ इतना जोरदार था कि ह्यूगो लड़खड़ाकर पीछे हट गया। वह हैरानी से सेरेना को देखने लगा। तो तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम जानती भी हो मेरा बाप कौन है? विक्टर। मैं उससे कहूंगा कि वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। सेरेना हल्का सा मुस्कुराई। उन्होंने अपना बिजनेस कार्ड निकाला और ह्यूगो के सामने फेंक दिया। जाओ विक्टर से जाकर कहना मेरा नाम सेरेना सू है। अगर वह अपने पाले हुए कुत्तों को कंट्रोल नहीं कर सकता तो मुझे उसका पूरा कैनल गिराने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ह्यूगो सेरेना को नहीं पहचानता था, लेकिन उसने देखा कि उनके चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स और होटल का पूरा स्टाफ पूरी इज्जत के साथ खड़ा था और जेराल्ड का चेहरा भी डर से उतर चुका था। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया। जब धमकी देना बेकार साबित हुआ तो उसने तुरंत अपना तरीका बदल लिया। वह रोते हुए जेराल्ड के पैरों में गिर गया। पापा, मैं नर्क जैसी जिंदगी जी रहा हूँ। विक्टर मुझे रोज मारता है। माँ को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं। मैं बस घर वापस आना चाहता हूँ। अपने बेटे को रोता देखकर जेराल्ड का दिल एक पल के लिए पिघल गया, लेकिन अगले ही पल उसे मेरी बात याद आ गई। अगर विक्टर को पता चल गया कि उसने ह्यूगो को वापस अपने घर रख लिया है तो वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। अपनी जान बचाने के लिए उसने बेटे का साथ छोड़ दिया। वह ठंडी आवाज में बोला, ह्यूगो, तुमने अपनी माँ को चुना था, अब उसी फैसले के साथ जीना सीखो। वापस जाओ। ह्यूगो का चेहरा सुन्न पड़ गया। जो आदमी पहले उसकी हर जिद पूरी करता था, आज वही उसे बोझ समझकर छोड़ रहा था। आखिर में सेरेना ने बस हल्का सा इशारा किया। कई सिक्योरिटी गार्ड्स आगे आए और ह्यूगो को घसीटते हुए बाहर ले गए। वह छूटने की कोशिश करता रहा, गालियां देता रहा और चिल्लाता रहा, लियाम, जेराल्ड, तुम दोनों इसकी कीमत चुकाओगे। मैं वापस आऊंगा और तुम्हें इस दिन का पछतावा होगा। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में मैंने सिर्फ नोवेटेक के अंदर छिपे गद्दारों को नहीं निकाला, बल्कि पिछले जन्म की यादों का फायदा उठाकर मोबाइल इंटरनेट, क्लीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, इन 3 बड़े सेक्टरों में सही समय पर इन्वेस्टमेंट किया। सिर्फ इन्हीं 3 फैसलों की वजह से नोवेटेक की मार्केट वैल्यू 50 गुना बढ़ गई। सेरेना देश की सबसे अमीर महिला बन गई और मैं नोवेटेक ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। पूरी बिजनेस इंडस्ट्री में लोग मुझे नोवेटेक का प्रिंस कहने लगे। जहां तक जेराल्ड की बात है, अब उसका पूरा दिन पक्षियों को घुमाने, चाय पीने और आराम से पैसे खर्च करने में निकलता था। वह आज भी उतना ही निकम्मा था, लेकिन अब लोग उसे इज्जत से ओल्ड जेराल्ड कहते थे। हाँ, एक इंसान से वह आज भी सबसे ज्यादा डरता था और वह था मैं, क्योंकि उसके खर्च होने वाले हर रुपए पर मेरी मंजूरी जरूरी थी। उधर इन 5 सालों में ह्यूगो की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। विक्टर ने उसे कभी इंसान समझा ही नहीं। मारपीट कभी भी शुरू हो जाती। ह्यूगो उसके लिए सिर्फ एक पंचिंग बैग था और कुछ नहीं। खुद को बचाने के लिए विवियन सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा करती रही। धीरे धीरे वह भी विक्टर के साथ मिलकर ह्यूगो को मनहूस कहने लगी। कॉलेज के पहले ही साल ह्यूगो जुए का कर्जा चुकाने के लिए चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। गुस्से में विक्टर ने उसे घर से भी निकाल दिया और उसके सारे खर्चे बंद कर दिए। विवियन ने छिपकर उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन ह्यूगो ने वे
हुए पैसे भी जुए में उड़ा दिए। अब उस पर लाखों का कर्ज चढ़ चुका था। वह शहर के सबसे खतरनाक अंडरग्राउंड एरिया में छिपकर रहने लगा। एक गैर कानूनी इंटरनेट कैफे में छोटी मोटी ठगी करके किसी तरह गुजारा करता था। एक दिन वह हमेशा की तरह कंप्यूटर के सामने बैठा था, तभी एक न्यूज हेडलाइन पर उसकी नजर पड़ी। वह बिना पलक झपकाए उसे घूरता रह गया। धीरे धीरे उसके होंठ कांपने लगे। वह बुदबुदाया, ये सब उसे क्यों मिला? ये सब मेरा होना चाहिए था। यह सब हमेशा से मेरा ही था। उसने दांत भींच ली। उसकी आंखों में भरी जलन धीरे धीरे उसकी बची हुई समझ भी खत्म कर रही थी। अगर उस दिन वह उस निकम्मे बाप के साथ गया होता तो आज स्टेज पर खड़ा इंसान वह खुद होता। सेरेना का अरबों का साम्राज्य आज उसका होता। तभी कुछ हट्टे कट्टे आदमी इंटरनेट कैफे का दरवाजा लात मारकर अंदर घुसा। ह्यूगो बाहर निकल! उन्हें देखते ही ह्यूगो पीछे वाले दरवाजे से भाग निकला। उसे अच्छी तरह पता था अगर उसने कर्ज नहीं चुकाया तो वे लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कांपते हाथों से उसने अपना टूटा हुआ मोबाइल निकाला और कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली। विवियन ने उसे पहले ही ब्लॉक कर दिया था। विक्टर से मदद मांगने का सवाल ही नहीं था। आखिर में उसकी उंगली एक नाम पर जाकर रुक गई, ओल्ड मैन जेराल्ड। ह्यूगो दूर चमक रही नोवेटेक टावर की लाइट्स को घूरता रहा। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक बहुत खतरनाक प्लान बनने लगा। हर पल उसके मन का जहर बढ़ता जा रहा था। अगर प्यार से काम नहीं बनेगा तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। वह बूढ़ा आदमी अब देश की सबसे अमीर औरत का बिजनेस पार्टनर है। उसके पास अब बहुत पैसा होगा। ह्यूगो ने तुरंत फोन मिलाया। पापा मेरी मदद करो, मेरा किडनैप हो गया है। ये लोग $5 लाख मांग रहे हैं। अगर पैसे नहीं मिले तो मेरे दोनों हाथ तोड़ देंगे। जेराल्ड घबरा गया। आखिर ह्यूगो वही बेटा था जिसे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था। उसका दिल पिघल गया। उसने न मेरी मदद मांगी और न ही सेरेना की। चुपचाप घर से कैश और कुछ कीमती एंटीक आइटम्स उठाए और अकेला ही शहर के वेस्टर्न में पड़े एक बंद टेक्सटाइल फैक्ट्री की तरफ निकल गया। उधर फोन रखते ही ह्यूगो के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह चमक रही थीं। वह धीरे से बोला, बूढ़े आखिरी बार तुम्हारा इस्तेमाल कर लेता हूँ। आखिर मुझे इस हालत तक पहुंचाने वाला तुम्हारा प्यारा बेटा लियाम ही है। जब जेराल्ड घबराते हुए फैक्ट्री पहुंचा तो उसने देखा ह्यूगो एक टूटी हुई कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके हाथ पीछे बंधे थे। सामने 3 टैटू वाले गुंडे खड़े थे जिनके हाथों में लोहे की पाइप थी। जेराल्ड ने तुरंत दोनों हाथ ऊपर कर दिए। भाइयों आराम से बात करते हैं, मैं पैसे लेकर आया हूँ, प्लीज मेरे बेटे को मत मारिए। देखिए ये कैश है और ये एक पुराना फूलदान है जिसकी कीमत लाखों में है। बस ह्यूगो को छोड़ दीजिए, ये सब आपका। उन गुंडों का लीडर जिसके चेहरे पर लंबा निशान था धीरे से मुस्कुराया। हमने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। तुम्हारी पार्टनर सेरेना सू है और तुम हमारे सामने सिर्फ इतने पैसे लेकर आए हो। क्या हम तुम्हें भिखारी लगते हैं? जेराल्ड घबराकर बोला, मेरे पास सच में इससे ज्यादा नहीं है। घर का सारा पैसा लियाम संभालता है। उसी समय जो ह्यूगो अभी तक बंधा हुआ दिख रहा था वह आराम से खुद ही रस्सियां खोलकर खड़ा हो गया। धीरे धीरे चलते हुए वह जेराल्ड के सामने आ गया। उसने कीचड़ से सने बूढ़े जेराल्ड को ऐसे देखा जैसे कोई सड़क पर पड़े मरे हुए कुत्ते को देखता है। वह हंसते हुए बोला, पापा आपने तो सच में मुझे निराश कर दिया। मैंने साफ कहा था 5 लाख कैश और आप एक पुराना फूलदान लेकर बार्गेन करने आ गए। जेराल्ड की आंखों में आंसू आ गए। तो ये सब तुम्हारा ही प्लान था? ह्यूगो मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो तुम्हें बचाने आया था। इतना सुनते ही ह्यूगो ने उसका कॉलर पकड़ लिया। वह गुस्से से चिल्लाया, अगर तुम सच में मुझे अपना बेटा मानते थे तो 5 साल पहले मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखा? मुझे उस नर्क में क्यों छोड़ दिया? तुम्हें पता भी है मैंने कैसी जिंदगी जी है। तभी वह निशान वाला गुंडा बीच में बोला, बहुत ड्रामा हो गया। बूढ़े फोन निकाल, लियाम को कॉल कर, उसे बोल पैसे लेकर यहाँ आए। अगर $1 भी कम हुआ तो तुम्हारी एक उंगली काट देंगे। जेराल्ड अपने बेटे को देखता रहा। उसे लग रहा था जैसे उसके सामने ह्यूगो नहीं कोई अजनबी खड़ा हो। उसने कांपते हाथ से मोबाइल निकाला, फिर धीरे से बोला, मैं लियाम को कॉल नहीं करूंगा, मैं उसे इस मुसीबत में नहीं फंसाऊंगा। उसी पल जो आदमी पूरी जिंदगी डरता रहा उसके अंदर पहली बार हिम्मत आई। उसे समझ आ गया था कि ह्यूगो अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अगर लियाम भी इसमें फंस गया तो सेरेना भी मुश्किल में पड़ जाएगी। ह्यूगो गुस्से से पागल हो गया। उसने लकड़ी का डंडा उठाया और पूरी ताकत से जेराल्ड के सिर पर मारने ही वाला था। लेकिन उसी समय गोदाम का बड़ा लोहे का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ उड़ गया। तो काली एसयूवी तेजी से अंदर घुस आई। उनकी तेज हेडलाइट्स ने पूरे गोदाम को रोशन कर दिया। ह्यूगो और उसके साथी कुछ समझ पाते उससे पहले ही बॉडीगार्ड्स उन पर टूट पड़े। कुछ ही सेकंड में सारे गुंडे जमीन पर पड़े थे। मैं हाथ में काली अम्ब्रेला ली धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। मुझे पहले से ही ह्यूगो की इस चाल का अंदाजा था। मैंने कई दिनों पहले ही अपने लोगों को उसकी हर हरकत पर नजर रखने के लिए लगा दिया था। अब मेरे पास उसके खिलाफ पूरे एविडेंस थे। ह्यूगो घुटनों के बल गिर गया। वह रोते हुए बोला, लियाम मुझसे गलती हो गई, उन्होंने मुझे मजबूर किया था। मैं कसम खाता हूँ माँ की खातिर बस इस बार मुझे माफ कर दो। मैं धीरे धीरे उसके सामने पहुंचा। फिर मैंने उसकी जेब से पहले से छिपाया हुआ छोटा लिसनिंग डिवाइस निकाल लिया। मैंने उसे प्ले किया। अंदर से ह्यूगो की अपनी आवाजें सुनाई देने लगी। उसकी पूरी किडनैपिंग प्लान शुरू से आखिर तक रिकॉर्ड थी। बूढ़े अगर पैसे नहीं दिए तो अपने बेटे को निर्दयी मत कहना। अपनी ही आवाज सुनते
ही ह्यूगो पूरी तरह टूट गया। वह मेरे पैरों में गिर पड़ा, रोते हुए बोला, प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत करना। मैंने शांत आवाज में कहा, तुम्हें जुआ बहुत पसंद है तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ एक डील करता हूँ। मैं तुम्हारा $5 लाख का कर्जा चुका दूंगा, लेकिन आज से तुम्हें साउथ ईस्ट एशिया के एक रिहेबिलिटेशन कैंप भेजा जाएगा। वहाँ ना इंटरनेट होगा, ना आजादी, सिर्फ मेहनत और अपनी गलतियों पर सोचने का समय। जब तक तुम अपनी मेहनत से पूरे $5 लाख नहीं चुका देते, तब तक घर लौटने की कोई बात नहीं होगी। ह्यूगो डरकर चिल्लाया, वह तो नर्क है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। उसने आखिरी उम्मीद से कोच जेराल्ड की तरफ देखा, लेकिन इस बार जेराल्ड का दिल नहीं पिघला। उसने मुंह फेर लिया और बॉडीगार्ड्स को ह्यूगो को ले जाने दिया। ह्यूगो का मामला खत्म होने के बाद अब बारी थी विवियन और विक्टर की। मैंने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया कि विक्टर के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और उसके हर छिपे हुए स्कैम के एविडेंस सीधे फाइनेंशियल रेगुलेटरी डिपार्टमेंट को भेज दिए जाए। अगली सुबह जैसे ही स्टॉक मार्केट खुला, विक्टर की कंपनी के शेयर्स तेजी से गिरने लगे। हालत इतनी खराब हो गई कि ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। विक्टर लाल आंखों से स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी नजर सिर्फ नीचे गिरते ग्राफ पर थी। वह गुस्से से चिल्लाया, पता करो ये सब किसने किया है। उसका सेक्रेटरी घबराकर बोला, सर जिस सोर्स से ये जानकारी भेजी गई थी वह विदेशी सर्वर्स के जरिए भेजी गई है। उसे ट्रेस करना नामुमकिन है, लेकिन एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी ने एक हफ्ता पहले ही बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था और शेयर प्राइस गिरने से करोड़ों कमा लिए। उसका कनेक्शन एक वेंचर फंड से निकला है। विक्टर की आंखें सिकुड़ गईं। उसके मुंह से धीरे से निकला, लियाम सेरेना के पीछे खड़ा वही लड़का। उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। अगले कुछ दिनों तक हर तरफ से बुरी खबरें आने लगी। बैंक्स ने अपने कर्ज वापस मांग लिए, सप्लायर्स ने माल भेजना बंद कर दिया। एक एक करके सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद होने लगे। देखते ही देखते विक्टर का पूरा बिजनेस एम्पायर बिखर गया। वह घर लौटा और अपना सारा गुस्सा विवियन पर उतार दिया। उसने उस पर चिल्लाया, मारपीट की और आखिर में उसे डिवोर्स नोटिस भेज दिया। विवियन पूरी तरह घबरा गई। हवेली की मालकिन होने का उसका रुतबा खत्म हो चुका था और ह्यूगो उसका फोन भी नहीं उठा रहा था। बेबस होकर उसने एक फाइनेंशियल मैगजीन में मेरी फोटो देखी। जैसे ही उसे पता चला कि मैं अब अरबों की संपत्ति का मालिक हूँ, उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वह तूफान की तरह नोवेटेक की लॉबी में घुस गई और सीधे फर्श पर बैठ गई। अपनी जांघें पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। आओ सब लोग देखो, नोवेटेक का बड़ा मालिक अपनी ही माँ को घर से निकालकर सड़क पर छोड़ चुका है। क्या ऐसा बेटा भी होता है? आसपास खड़े कर्मचारी और लोग आपस में बातें करने लगे। भीड़ बढ़ती देखकर विवियन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। यही तो वह चाहती थी। अगर लोग उसके पक्ष में हो गए तो अपनी बदनामी से बचने के लिए मुझे उसे वापस अपनाना ही पड़ेगा। बस एक बार जनता मेरे खिलाफ हो जाती तो मुझे दिखावे के लिए ही सही उसे वापस स्वीकार करना पड़ता। अभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और सेरेना बाहर आई। यहाँ क्या हो रहा है? सेरेना को देखते ही विवियन ने उसकी तरफ उंगली कर दी। तूने ही लियाम को मेरे खिलाफ भड़काया, तूने मेरा पति भी छीन लिया और मेरा बेटा भी। सेरेना बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न नफरत, सिर्फ गहरी घृणा और थोड़ी सी दया। विवियन 5 साल बीत गए लेकिन तुम जरा भी नहीं बदली। विवियन गुस्से से बोली, ज्यादा घमंड मत कर सेरेना, मैं लियाम की सगी माँ हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ वह मेरा बेटा रहेगा। कानून भी यही कहता है। लेकिन इस बार जवाब देने के लिए आगे आया जेराल्ड। अब वह पहले वाला टूटा हुआ इंसान नहीं था। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ सबके सामने खड़ा हो गया। उसने विवियन का असली चेहरा सबके सामने खोलकर रख दिया। उसका लालच, दौलत के पीछे भागना और ह्यूगो की किडनैपिंग वाली साजिश, सब कुछ। जेराल्ड बोला, तलाक के अग्रीमेंट में सब साफ लिखा था। लियाम मेरे साथ रहेगा, ह्यूगो तुम्हारे साथ रहेगा और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में कभी दखल नहीं देंगे। ये बात तुमने ही कही थी। उस वक्त मैं कर्ज में डूबा हुआ था। मेरे साथ एक बीमार बेटा था। तुमने लियाम को बोझ कहा था। तुम ह्यूगो को लेकर अपनी अमीर जिंदगी जीने चली गई और हमें कचरे की तरह छोड़ दिया। तब तुम्हारा माँ वाला प्यार कहाँ था? विवियन के पास कोई जवाब नहीं था। जेराल्ड एक कदम और आगे बढ़ा, और तुम्हारा प्यारा ह्यूगो, कुछ दिन पहले उसने मेरा किडनैपिंग कराया था। वह मुझे मरवाना चाहता था। क्या तुम्हें इसकी जरा भी खबर थी? नहीं, तुम तो अपनी आलीशान जिंदगी में मस्त थी। अब विक्टर बर्बाद हो चुका है, ह्यूगो जेल में है और तुम्हारे पास अब कोई नहीं बचा जिससे फायदा उठा सको। इसलिए अचानक तुम्हें याद आ गया कि तुम माँ हो। इतनी बेशर्मी भी अच्छी नहीं होती। भीड़ गुस्से में भर गई। चारों तरफ से लोग विवियन को खरी खोटी सुनाने लगे। अब उसमें वहां खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं बची। वह शर्म से सिर झुकाकर वहां से चली गई। उसके बाद मैंने विक्टर के खिलाफ बिजनेस फ्रॉड का केस दर्ज कराया। साथ ही उसके क्रेडिटर्स को विवियन के नाम छिपाई गई सारी प्रॉपर्टी की जानकारी भी दे दी। अब उन दोनों के बचने का कोई रास्ता नहीं था। उधर साउथ ईस्ट एशिया में ह्यूगो बिल्कुल नहीं बदला, बल्कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन गया। जिंदा रहने के लिए उसने लोगों का इस्तेमाल करना सीख लिया। अपने साथ काम करने वाले मजदूरों की चुगली करके वह कैंप सुपरवाइजर बन गया। बाद में एक लोकल क्राइम बॉस ने उसे गोद ले लिया। उसने अपना नाम बदलकर केविन रख लिया। 2 साल बाद प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसने अपना चेहरा भी बदल लिया। अब वह आधा विदेशी जैसा दिखता था। इसके बाद वह रेड रिवर कैपिटल का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनकर शहर वापस लौटा। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, मुझे बर्बाद करना, नोवेटेक को खत्म करना और मेरी पूरी दुनिया उजाड़ देना। सबसे पहले उसने चुपचाप ओपन मार्केट से नोवेटेक के शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए। फिर उसने मीडिया का इस्तेमाल किया। हर तरफ झूठी खबरें फैलने लगी कि नोवेटेक अपने यूजर्स का प्राइवेट डेटा चुराता है। इन अफवाहों का असर इतना
बड़ा हुआ कि कंपनी के शेयर्स लगातार गिरने लगे और सर्किट ब्रेकर तक लग गया। कंपनी के कई पुराने बोर्ड मेंबर्स भी मेरे खिलाफ हो गए। उन्होंने मुझे वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटाने के लिए स्पेशल शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाने की मांग कर दी। केविन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोर्डरूम में दाखिल हुआ। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह खुद को पहले ही विजेता मान चुका है। जब सेरेना को यह सब पता चला तो उसे गहरा सदमा लगा। उसकी पुरानी बीमारी फिर उभर आई और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। केविन को पूरा भरोसा था कि अब उसकी जीत पक्की है। वह उठकर मेरे पास आया, मेरे बिल्कुल करीब झुककर धीरे से बोला ताकि सिर्फ मैं ही सुन सकूं, लियाम, चारों तरफ देखो, जो भी मेरे खिलाफ जाता है उसका यही हाल होता है। अभी इसी वक्त मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाओ। अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो शायद मैं तुम्हें और सेरेना को बचने का एक मौका दे दूं। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। मेरी आंखें हमेशा की तरह शांत थीं, लेकिन इस बार उनमें तूफान से पहले वाली खामोशी थी। मैंने पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत चुके हो? केविन हंसा। उसने अपने पीछे खड़े शेयर होल्डर्स की तरफ हाथ फैलाया। क्या मैं नहीं जीता? तुम्हारी सप्लाई चेन टूट चुकी है, कैश फ्लो खत्म हो चुका है, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा हॉस्पिटल में पड़ा है। अब बताओ तुम मेरे खिलाफ लड़ोगे कैसे? लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं इस दिन की तैयारी बहुत पहले से कर चुका था। मैंने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। देश के सभी बड़े मीडिया हाउस को सूचना भेज दो, 3 दिन बाद नोवाटेक ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। हर सवाल का जवाब मैं खुद दूंगा। केविन ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं भी देखूंगा। उम्मीद है तुम्हारे घुटने तुम्हारी जुबान जितने मजबूत होंगे। 3 दिन बाद पूरा स्पोर्ट्स अरीना खचाखच भरा हुआ था। जर्नलिस्ट्स, इंडस्ट्री के बड़े लोग और गुस्से से भरे लाखों यूजर्स वहां मौजूद थे। ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम देखने वालों की संख्या 5 करोड़ पार कर चुकी थी। हर कोई सिर्फ एक चीज देखने आया था, या तो नोवाटेक आज पूरी तरह खत्म हो जाएगा या फिर अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेगा। मैं अकेला स्टेज के बीचों बीच पहुंचा। मैंने पूरी भीड़ पर नजर डाली और बोलना शुरू किया। रेड रिवर कैपिटल ने हमारी चिप सप्लाई रोक दी। उन्होंने झूठ फैलाया कि हम यूजर्स का प्राइवेट डेटा चुराते हैं। उन्हें लगा कि विदेशी टेक्नोलॉजी के बिना हम सिर्फ कबाड़ हैं। उन्हें भरोसा था कि अगर वे हम पर लगातार दबाव बनाए रखेंगे तो हम उनके सामने घुटने टेक देंगे। इतना कहकर मैंने अपनी उंगलियां चटका दी। मेरे पीछे लगा विशाल स्क्रीन अचानक जगमगा उठा। उस पर एक बेहद जटिल, सटीक और शानदार चिप आर्किटेक्चर का डिजाइन दिखाई दिया। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं आपको प्रोजेक्ट तियान्वेन से परिचित कराना चाहता हूँ। इसे पूरी तरह नोवाटेक ने खुद विकसित किया है। ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर पर आधारित है और इसे हमारे देश की 4 सबसे बेहतरीन लेकिन अब तक अनजान कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने मिलकर बनाया है। यह 7 नैनोमीटर चिप है। ह्यूगो की नजरें स्क्रीन पर जम गईं। अभी अभी मैंने जिस तकनीक का खुलासा किया था वह पूरी दुनिया बदल देने वाली तकनीक थी। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। वह झटके से अपनी सीट से खड़ा हो गया। ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। हमारे देश की चिप टेक्नोलॉजी तो कई साल पीछे है और वे फैक्ट्रियां तो सिर्फ छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं। तुम्हें ये तकनीक मिली कहां से? लेकिन उसे क्या पता था कि पिछले जन्म की यादों के सहारे मैंने 5 साल पहले ही उन छोटी छोटी फैक्ट्रियों में निवेश कर दिया था। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यही कंपनियां पूरे उद्योग की सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। मैंने उन्हें सबसे जरूरी टेक्निकल ब्लूप्रिंट्स भी दिए थे। 5 साल की मेहनत, 5 साल का इंतजार सिर्फ इसी दिन के लिए था। आज नोवाटेक फिर से दुनिया के सामने खड़ा था और किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। मैं राख से दोबारा उठकर लौटा था। इसके बाद मैंने पूरी दुनिया के सामने स्क्रीन पर ह्यूगो का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखा दिया। उसके जुए की तस्वीरें, किडनैपिंग की ऑडियो रिकॉर्डिंग, साउथ ईस्ट एशिया में मजदूरों पर किए गए अत्याचारों की सीसीटीवी फुटेज और ऑफिशियल डीएनए रिपोर्ट, जिसमें साफ साबित हो चुका था कि केविन और ह्यूगो एक ही इंसान है। ह्यूगो पूरी तरह टूट गया। वह घबराकर बाहर भागा, लेकिन दरवाजे पर पहले से मौजूद पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले गई, रेड रिवर कैपिटल के शेयर्स धड़ाम से गिर गए। यह लड़ाई खत्म हो चुकी थी और जीत मेरी थी। उधर हॉस्पिटल में सेरेना पूरी तरह होश में आ चुकी थी। कुछ समय बाद मैं ह्यूगो से डिटेंशन सेंटर में मिलने गया। वह बहुत दुबला हो चुका था। उसके चेहरे से सारा घमंड गायब हो चुका था। मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, विवियन पागल हो चुकी है। ह्यूगो ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, उस बूढ़ी औरत का दिमाग खराब हो गया? मुझे उससे क्या मतलब? वैसे भी अब वह किसी काम की नहीं थी। अगर वह इतनी निकम्मी न होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वह तुम्हारी वजह से पागल हुई है। मैंने जेब से एक फोटो निकाली। उसमें विवियन हॉस्पिटल के कपड़ों में बैठी थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, जिस दिन तुम्हें गिरफ्तार किया गया उसी दिन वह पुलिस स्टेशन पहुंची थी। वह तुम्हारी जगह सारा अपराध अपने सिर लेना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उसे बताया कि साउथ ईस्ट एशिया में रहते हुए तुमने सिर्फ $2000 के जुए के कर्ज के बदले उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और उसके घर का पता एक लोकल गैंग को बेच दिया था। उसे मिलने वाली हर धमकी, हर डराने वाला लेटर, हर कर्ज वसूलने वाला आदमी जिसने उसकी जिंदगी नरक बना दी, उन सब की वजह सिर्फ तुम थे। शुरू में उसे यकीन ही नहीं हुआ। वह बार बार कहती रही, मेरा बेटा ऐसा कभी
भी नहीं कर सकता। वह बहुत अच्छा और संस्कारी है। फिर पुलिस ने उसे तुम्हारी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना दी। उसी पल उसके मुंह से खून निकल आया। जब उसे होश आया तो वह हर समय एक तकिए को सीने से लगाए बैठी रहती थी। धीरे धीरे बस इतना कहती रहती, मेरा ह्यूगो अभी भी छोटा बच्चा है, वह अभी बड़ा नहीं हुआ, वह बुरा नहीं बन सकता। यह सुनते ही ह्यूगो की आंखें कांपने लगी, उसकी सांसें तेज हो गईं, वह पूरी तरह टूट गया। वह कांच की दीवार पर बार बार सिर मारने लगा और चीखते हुए बोला, मुझे मार डालो प्लीज, मुझे मार डालो। मैंने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, मौत तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा होगी। पूरी जिंदगी अपने की पर पछताते हुए जीना, यही तुम्हारी असली सजा है। 1 साल बाद आखिरकार मुझे वह लड़की मिल गई जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। उसका नाम था एलन। हमारी शादी वाले दिन पूरा वेडिंग हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। बिजनेस वर्ल्ड की बड़ी बड़ी हस्तियां भी वहां मौजूद थीं। जेराल्ड सूट पहनकर स्टेज पर आया, उसकी आंखें नम थीं। उसने भावुक होकर कहा, जब मैं पूरी तरह टूट चुका था, जब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची थी, तब इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसने कीचड़ में गिरे अपने बेवकूफ पिता का हाथ पकड़ा, मुझे उस दलदल से बाहर निकाला, मेरी जिंदगी फिर से बनाई, मुझे इज्जत से जीना सिखाया और मुझे दोबारा रोशनी में खड़ा कर दिया। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं आगे बढ़ा और उसे गले लगा लिया। मैंने धीरे से कहा, थैंक यू, सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि उन सभी सालों के लिए भी, जब तुम्हारा प्यार देर से ही सही लेकिन आखिरकार मुझे मिल गया।